अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3.6 दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन जो है वो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसने एक पूरे फिज़िक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच को जो है वो एक्सप्लेन किया। मोस्टली हमने नाम सुना हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो इस क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट था, इसका जो मेजर पार्ट एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट था वो था न्यूटन। अब न्यूटन की जो फिज़िक्स थी उसको सिंपली न्यूटोनियन फिज़िक्स कहा जाता है। अब हमारे पास ये जो न्यूटोनियन फिज़िक्स आती है ये एक ऐसी फ़िज़िक्स है जिसके अंदर जो है वो हम बॉडीज़ के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, कि डिफरेंट बॉडीज़ किस तरह से जो है वो मूव करती हैं, और स्टडीज़ के थ्रू ये बात पता चलती है कि न्यूटोनियन फिज़िक्स के अकॉर्डिंगली जब हम बॉडीज़ के मोशन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो इनकी वेलोसिटीज़ होती हैं वो हमेशा लेस देन होती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। यानी अगर हम बात करें न्यूटोनियन फिज़िक्स की जिसमें तमाम बॉडीज़ जो मूव कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। लाइक एक कार मूव कर रही है, एक पर्सन मूव कर रहा है, ठीक है, एक बॉडी किसी किस्म की भी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड हमेशा जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमेशा कम होगी। जबकि इसके बाद जो है अगर हम बात करें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक अगर ये न्यूटोनियन फिज़िक्स की बात करें तो ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे ओबे की जाती है, यानी बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर न्यूटोनियन फिज़िक्स अप्लाई की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की, लाइक मोशन ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत नैनो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड होती है वो एक्चुअली ये जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी जो है वो किसने की थी, मेजरली वो की थी आइंस्टाइन ने। तो सिंपली कंक्लूड क्या किया कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ हैं उनका जो मोशन है वो न्यूटन ने स्टडी करवाया, और उसने बताया कि तमाम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से कम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही होती हैं। जबकि आइंस्टाइन फिज़िक्स से हमें पता चलता है कि ये फ़िज़िक्स जो है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे एक्सर्ट की जाती हैं, और लाइक जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और ये तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, और इनको हम स्टडी करते हैं यूजुअली जो हमारे पावर प्लांट्स में लगे हुए एक्सेलरेटर्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर इन तमाम जो है वो पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है, और इनको जो है वो एक स्पेशल मैकेनिक्स की ब्रांच में डील किया जाता है जिसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। अब न्यूटन ने भी जब अपनी जो है वो इस करियर को स्टार्ट किया तो उसने एक इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो लिखी जिसका नाम जो है वो प्रिंसिपिया था। ऑलमोस्ट 1687 में न्यूटन ने अपनी एक बुक पब्लिश करवाई जिसका नाम प्रिंसिपिया था, और इस बुक के अंदर उसने जो है वो अपने लॉज ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया। तो इस बुक के अंदर न्यूटन ने जो है वो अपने 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन जो है वो हमें एक्सप्लेन किए। सबसे पहले अगर हम लॉ की बात करें तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर सबसे पहले मैं इसकी जो है वो स्टेटमेंट बोलूँ तो वो क्या है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे पड़ी हुई है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बुक है, यहाँ पे मैंने रख दी है इसे एक टेबल के ऊपर। अब अगर इस बुक के ऊपर हम फोर्सेस देखें तो 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक डाउनवर्ड इसके वेट की फोर्स और एक अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो हमें लगती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है ये बुक कहाँ रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन अगर इस बुक के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आके लग जाती है तो क्या होगा कि ये बुक मूव कर जाएगी। और एक दूसरी एग्जांपल हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी तब तक जब तक हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि
अ बॉडी एट रेस्ट, यानी एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, और एक बॉडी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी अनटिल, यानी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। तो सिंपली डेफिनेशन क्या बनी, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until no external force exerted on it, and a body which is traveling with a uniform velocity will travel with this uniform velocity until no external force is exerted on the body। तो ये था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या है। तो बेसिकली इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जो कि ये बताती है कि एक बॉडी जो रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो अपनी इस स्टेट को जो है, यानी यहाँ तो वो अपने जो है वो रेस्टिंग स्टेट को, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो बॉडी मूव कर रही है वो अपनी इस स्टेट को जो है वो मेंटेन रखे। फॉर एग्जांपल इनर्शिया की अगर हम बात करें, ये एक जो है वो आप कंसिडर कर लें कार है, ये कार मूव कर रही है। अब इसका इनर्शिया जो है वो ये होगा कि ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई भी कर रहे हैं तो बॉडी का इनर्शिया ये है कि ये इस फोर्स के अंडर जो है वो रुकने की बजाय अपने मोशन को कंटिन्यू रखे, यानी बॉडी अपने मोशन को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ प्रोड्यूस होने वाले मोशन को कंटिन्यू रख रही है, इस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है। सेम इसी तरह ये बुक है, यहाँ पे रेस्ट पे पड़ी हुई है। तो इसमें इनर्शिया क्या है कि अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को मूव करवाना चाह रहे हैं तो बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, वो मूव ना करे। तो इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से बॉडी अपने ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस को रेजिस्ट करती है और अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। यानी अगर वो रेस्ट पे है तो वो कोशिश करेगी वो रेस्ट पे रहे, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और फोर्स उसे रोकने की कोशिश कर रही है तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करते हुए अपने मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगी। तो इसको हम इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया जो है बॉडी का वो डिपेंड कर रहा होता है मास के ऊपर, ठीक है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको यूँ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास बहुत ज़्यादा बड़ा है और एक बॉडी है जिसका मास बहुत कम है। ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो रेस्ट स्टेट के ऊपर पड़ी हैं, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। अब पीछे से हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू जो है वह, अब जो हम पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों बॉडीज़ पे सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ भी ये 5 न्यूटन है और यहाँ पे भी ये 5 न्यूटन है। अब अकॉर्डिंग टू इनर्शिया क्या होना चाहिए कि हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी क्या करे कि वो अपनी रेस्ट की कंडीशन को, अपनी रेस्ट की स्टेट को ही मेंटेन रखे, तो ये उसका इनर्शिया है। अब अगर छोटी वाली बॉडी के ऊपर हम जो है वो फोर्स लगाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि अपनी रेस्टिंग स्टेट को छोड़ के मोशन में आ जाए। इसका मतलब है कि इस बॉडी का इनर्शिया जो है वो बहुत कम है। जबकि अगर हम इसकी बात करें कि इस पे भी हम उतनी फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, यानी आप जितनी भी फोर्स लगाओ बॉडी जो है वो उस फोर्स को पूरी तरह रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी और अपने आप को जो है वो रेस्ट पे ही रखने की कोशिश करेगी क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि इनर्शिया जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है किस चीज़ के ऊपर, मास के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, कि बॉडी का मास बताता है कि बॉडी में इनर्शिया कितना होगा। स्मॉल बॉडी है तो उसको रोकना आसान है, यानी उसका इनर्शिया कम है। बहुत बड़ी बॉडी है तो उसे रोकना मुश्किल है, मतलब वो अपनी जो इनर्शिया की पावर है उसे पूरी तरह अप्लाई कर रही है और अपनी रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन रख रही है। अब आते हैं एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और वो है हमारे पास यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस।
इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं, सिंपली उनको अगर हम उनकी बात करें तो हमने ये बात की थी कि अगर हम कोई भी जो है वो सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, क्लॉज सिस्टम, ठीक है, जिसका कोई ना कोई जो है वो ओरिजिन है, ठीक है, तो ये एक पूरा फ्रेम बन गया विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब ये पूरा जो हमारा हमने एक सिस्टम कंसिडर कर लिए, उसको हमने ये ले लिया कि ये एक फ्रेम की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है और इसका जो ओरिजिन है वो एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ये पूरा क्या बन गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया कि इसके अंदर हम किसी खास बात को जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो तमाम जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अब सपोज कर लेते हैं ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये जो इनर्शियल है ना, इसका मतलब ये क्या होता है, इनर्शिया का मतलब ये था कि किसी बॉडी का जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करवाना अपने अंदर, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करवाना, ठीक है, इज इक्वलेंट टू ज़ीरो। ये बॉडी रेस्ट पे थी, हम फोर्स लगा रहे थे तो ये कोशिश कर रही थी मैं मूव ना करूं, अपने अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना करवाऊं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि नॉन एक्सेलरेटेड होते हैं, सिंपली जिनके अंदर बॉडीज़ अपनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करवा सकती, उनको नॉन इनर्शियल, उनको सिंपली नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है या फिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो ये हमने एक सिस्टम कंसिडर किया जिसमें हमने कहा कि ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी इसके अंदर कोई भी बॉडी जो है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन लॉ हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। अब एक बात है, क्या हमारी अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नहीं है? तो इसका आंसर है कि यस, अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी वजह क्या है, हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब से इस दुनिया को बनाया है तो अर्थ जो है, सिंपली अगर यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये अर्थ जो है वो अपने ही अगर एक्सिस के अंदर घूम रही है, ठीक है, तो वो सेम वेलोसिटी से घूम रही है, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो वो एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अब यहाँ जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या हमें एक्सप्लेन करता है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। whenever the force is applied on a body the acceleration will be produced in this body, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, लेकिन हमारी ये जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस बॉडी के मैस के, यानी अगर मैस बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, अंडरस्टूड है, और अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ जाता है F इज इक्वलेंट टू ma का, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में। नेक्स्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर जो है वो हमने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी हम यूँ एग्जांपल ले लेते हैं कि एक हमने बॉल लिया, इस बॉल के ऊपर हमने अपने हाथ से एक फोर्स अप्लाई की और इसको सामने पड़ी हुई ये सामने एक जो वॉल है इसके ऊपर जाके हिट करवा दिया। इसका मतलब है हमने यहाँ पे एक F फोर्स इस बॉल पे एक्सर्ट की, ठीक है, और वो फोर्स जो है वो जाके इस वॉल के ऊपर लगी बाय द बॉल, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक एक्शन फोर्स थी।
अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर यानी इस बॉल के थ्रू इस वॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो उसको एक्शन फोर्स कह रहे हैं। तो किसी भी बॉडी पे जब कोई फोर्स एक्सर्ट होती है तो हमेशा वो बॉडी भी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है। इसका मतलब है अगर बॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो जैसे ये बॉल अब यहाँ पहुँचेगा तो वॉल भी इस बॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी और इसको वापस अपनी जगह पे पहुँचा देगी और इस फोर्स को हम F डैश का नाम ले लेते हैं। तो ये फोर्स है हमारे पास रिएक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो इसकी अगर एक और छोटी सी एग्जांपल लेना चाहें तो आप यूँ कंसिडर कर लें कि फॉर एग्जांपल आप एक जो है वो सी में ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे शोर है यानी साहिल है यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे एक बैठा हुआ पैसेंजर क्या करता है कि अपने हाथ से कुछ सामान लेता है और इसको इस शोर की तरफ फेंक देता है, मतलब इसने यहाँ से यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई की है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इस पैसेंजर के हाथ से इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जा रही है जो कि इसको यहाँ फेंक रही है, तो ये एक्शन फोर्स होगी। अब एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये जो बॉडी है ये भी इस पैसेंजर के हाथ के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सन है वो थोड़ा सा हिल जाएगा और पर्सन के थोड़े से हिल जाने की वजह से ये बोट थोड़ी सी मूव करेगी और आप देखेंगे कि बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो सिंपली जब पैसेंजर ने इस सामान को यहाँ पे फेंका इसके ऊपर फोर्स लगा के तो डायरेक्शन ये थी। फिर क्या हुआ कि ये जो सामान था उसका जो भी उसके पास चीज़ थी वो भी उसके हैंड पे फोर्स लगाएगी। उसके हैंड पे फोर्स लगने से जो पैसेंजर होगा उसमें थोड़ा सा जग प्रोड्यूस होगा और वो जग बोर्ड में जाएगा और बोर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर जाएगी यानी शोर से दूर चली जाएगी। तो ये भी एक्शन एंड रिएक्शन है। तो ये थे हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।